मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 7th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, एसएसटी की बुक ज्योग्राफी का। ठीक है, आप जानते हैं एसएसटी में 3 बुक्स हैं, तो उसकी जो आपकी ज्योग्राफी यानी भूगोल है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज आपके चैप्टर का क्या नाम है, हमारी बदलती पृथ्वी। वीडियो का पैटर्न सेम ही रहेगा। पहले मैं आपको अच्छे से चैप्टर डिस्कस करूंगी, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे और फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, आंसर लिख के बताऊंगी, ताकि आप लोग अगर उसे नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें और लर्न करना चाहें तो लर्न कर लें। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, हम कुछ पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, कि पृथ्वी बदलती कैसे है। मतलब आप सोचेंगे मैम आप कह रही हैं हमारी बदलती पृथ्वी, तो पृथ्वी तो कभी बदलती ही नहीं है, हमें तो वो उसी तरह की दिखती है, अंडे आकार की। और जहाँ ज़मीन है वहाँ ज़मीन दिखती है और जहाँ समंदर है वहाँ समंदर ही दिखता है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि पृथ्वी बदल रही है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो अब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, तब आपका ये कन्फ्यूजन दूर होगा। और अगर उसके बावजूद ना दूर हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ आपको लिखा है कि स्थल मंडल जो है वो अनेक प्लेटों से बना हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अलग अलग महाद्वीप है ना, कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप से, है ना। तो क्या है ये सब, इन्हें हम प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं। और क्योंकि इनके नीचे कहीं ना कहीं पानी है ना, तो ये धीरे 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 गति भी करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति में चारों तरफ घूमती रहती हैं। ठीक है, प्रति 1 वर्ष कुछ ही मिलीमीटर के लगभग, यानी कि हम इसे ना 1 साल में, 2 साल में या 10 साल में मेजर नहीं कर सकते, नहीं नाप सकते। इनको नापने के लिए लगभग हमें 1000 साल चाहिए होते हैं। 1000 साल के बाद हमें पता चलता है कि पहले इसकी स्थिति ये थी और अब इसकी स्थिति ये हो गई है। इसमें इतना फ़र्क आया है। ठीक है, बिल्कुल नन्हा सा फ़र्क आता है, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता। खैर, अब देखिए यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो पिघला हुआ मेग्मा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में, है ना। और आप ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके अंदर से मेग्मा बाहर निकलता है। तो वो मेग्मा कहाँ से आया? वो इसके अंदर ही है, यानी कि ज़मीन में ही है मौजूद वो, है ना। और आपने ये भी जाना था कि मेग्मा 2 प्रकार का होता है। एक मेग्मा वो होता है जो फट के बाहर निकल आता है ना, उससे एक शेल बनते हैं। और एक मेग्मा वो होता है जो ज़मीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है, उससे दूसरे प्रकार के शेल बनते हैं, है ना। तो शायद ये आपने नहीं पढ़ा है, ये शायद 8th क्लास के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। खैर चलिए, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप लोग भी देख लीजिएगा 8th क्लास की वीडियो, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग 7th में, कल तो 8th में आ ही जाना है ना। ठीक, चलिए खैर। तो क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो मेग्मा है, कभी कदार वो बाहर निकल जाता है और कभी कदार वो उसी के अंदर ठंडा हो जाता है। ठीक है, और जब वो उसके अंदर है तो इसका मतलब ये है कि वो गर्म रहता है। ठीक है, और इसी के कारण जो पृथ्वी है वो घूमती रहती है, वो अपने अंदर से मूवमेंट करती रहती है, जिसकी वजह से प्लेट्स जो हैं वो 1-2 अंदर से खिसकती रहती है। तो अब देखिए यहाँ लिखा है कि यही प्लेट्स की गति है, इससे जो है पृथ्वी की जो सतह है वो परिवर्तन होती रहती है, हिलती डुलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ आपको बताया है जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होता है, यानी कि वो फोर्स जो पृथ्वी के अंदर लग रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा, जो पृथ्वी के अंदर हिस्से पे लग रहा है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल, यानी कि एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, और जो बल पृथ्वी के बाहर ऊपरी सतह पर लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल, यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 फोर्स होते हैं। अब देखिए, अब क्या है आपका जो पहला वाला बल है अंतर्जनिक बल, तो इसकी गति से क्या आते हैं? जैसे ये इसकी गति धीमी भी हो सकती है, तेज़ भी हो सकती है, तो इससे जो है जनरली भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, या फिर आपका भूस्खलन आता है। ठीक है, और जो दूसरी वाली आपकी गति है बहिर्जनिक गति, उससे क्या होता है? उससे जनरली अपर्दन होता है। ठीक है, तो अब अपर्दन या निष्पेक्षण के जो है अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसा कि आप ना इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। देखिए, पृथ्वी की गति के बारे में बताया, 2 तरह की गति होती है, एक इनर और दूसरी आउटर। ठीक है, यानी कि जो अंदर हो रही है उसे अंतर्सर्जित कहते हैं और जो बाहर हो रही है उसे बहिर्जनित कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इससे कौन कौन सी चीज़ें आती है? इससे मेनली आपके क्या आता है? जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, है ना, भूस्खलन आ गया, यानी ज़मीन का खिसकना। अब इससे जो होता है, इससे अपर्दन और निष्पेक्षण होता है, यानी ज़मीन का घिसाव होता है।
तो अब इसके ये किस किस चीज़ से हो सकता है, पानी से हो सकता है, हवा से हो सकता है, समुद्र से हो सकता है, या फिर हिमनद से हो सकता है, यानी बर्फ़ से हो सकता है, बर्फ़ के पिघलने से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए बात करते हैं ज्वालामुखी की। तो ये आपको ज्वालामुखी का एक चार्ट मतलब एक पिक्चर दिखाई गई है। तो ज्वालामुखी इस तरह से ज़मीन के अंदर होता है। ठीक, जब ये अधिक गर्म हो जाता है, जब इसका प्रेशर, इसका तापमान बढ़ जाता है, तो ये लावा जो है, ये जो इसके अंदर आपका है, ये बाहर निकलने लगता है, पिघला हुआ मेग्मा। ये देखिए यहाँ से फट गया, यहाँ से फट गया, तो हर तरफ से यहाँ से राख निकलने लगती है। तो इस तरह से ये निकलता है, और जब ये ज़मीन की सतह पर आ जाता है, बाहर आ जाता है, और उसके बाद ये ठंडा होता है, तो ये शैल का निर्माण करता है ना, जिससे आपके लाल किला, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अच्छा, अब क्या है, ये एक ज़मीन के ऊपर बताते हैं कि ज्वालामुखी है क्या। तो बताते हैं कि ये ज़मीन के ऊपर एक ऐसी आकृति है जिसके ऊपर छेद है, छिद्र होता है, जिससे अचानक से पिघला हुआ मेग्मा जो है वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ आपको बताया गया है स्थल मंडल की जो गति है वो इन्हीं सब चीज़ों के कारण होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपकी स्थल मंडल में गति होती है, तो उससे ना पृथ्वी की सतह पर एक कापन पैदा होता है, यानी कांपना होता है, वाइब्रेशन एक तरह से। तो जो ये वाइब्रेशन होती है, इस कांपन को हम लोग क्या कहते हैं, इस कांपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूकंप जहाँ से उद्गम होता है, जहाँ से आरंभ होता है, वो आपका उद्गम केंद्र कहलाता है। ये तो आप लोग ने न्यूज़ में सुना ही होगा, इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बोलती है ना न्यूज़ में कि भाई इस बार जो भूकंप आया है उसका केंद्र बिंदु जो था, वो आपका यह उद्गम स्थान जो था, उद्गम केंद्र जो था, वो आपका बिहार था, या इस बार जो है आपका पाकिस्तान की तरफ से आया है, या इस बार श्रीलंका से आया है, या जैसा भी आया है, तो आपने सुना होगा। तो ये उद्गम केंद्र का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे मेन कांपन शुरू हुआ, जहाँ से भूकंप आया। ठीक है, अब उद्गम केंद्र के जो बराबर में सतह होती है, जो बिल्कुल जैसे ये मान लिया, ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए है, यहाँ से आपका भूकंप आया, तो ये हो गया आपका उद्गम क्षेत्र, ये देखिए है। और जो इसके ऊपर, सबसे ऊपर जो इसका मेन होता है, उसे हम लोग अधिग्रहित कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे जैसे इसकी भूकंप की जो वाइब्रेशन है वो दूर होती जाती है, वैसे ही वैसी वो स्लो होती जाती है। ठीक है, तो इसे हम लोग अधिकृत कहते हैं। ठीक, अब इसी से जो है ये आपका जो क्या नाम है, ज़मीन है, ये कांपने लगती है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक चित्र दे दिया गया। अब देखिए आपको जो यहाँ पे साइड में बॉक्स दिए जाते हैं, इन्हें आप लोग पढ़ लिया करें, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ होती नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। एक पी तरंग होती है, दूसरा एस तरंग होती है, तीसरा जो है एल तरंग होती है। ठीक है, ये भी आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा कि इतने प्रकार की इसकी तरंगें होती हैं। अब देखिए यहाँ लिखते हैं कि यदि भूकंप की भविष्यवाणी तो संभव नहीं है, यानी कि कोई भी गॉड की तरफ से जो चीज़ होती है, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये होने वाली है या एग्जैक्टली कब होगी। लेकिन फिर भी ऐसा है कि गॉड ने हर किसी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स तो रखे ही हैं, है ना, यानी देखना, सुनना, सोचना, समझना, ये सब चीज़ें तो हैं। लेकिन इसके अलावा एक 6 सेंस भी होता है ना, जो मतलब हमें एहसास दिलाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और 6 सेंस जो होता है, ये एनिमल्स का बहुत हाई होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो ये एनिमल्स का बहुत हाई होता है। तो एनिमल्स जो होते हैं ना, वो पहले से ही पता लगा लेते हैं, गॉड की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है तो उनको पहले ही पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि हम मतलब इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी संभावना लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? जानवरों के व्यवहार से, है ना, तालाब में मछलियों से, और इसके अलावा सांप जो है, जो ज़मीन के अंदर होते हैं, बिलों में होते हैं, वो ज़मीन की सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी वाइब्रेशन पहले से ही सुनाई देने लगती है, महसूस होने लगती है। ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं और कह रहे हैं अगर हम इसका अंदाज़ा पहले से लगा लें, अपने आप में जागरूक रहें, अगर हमें ये चीज़ें मालूम हो कि अगर जानवर मिसबिहेव कर रहे हैं या मछलियाँ समंदर के अंदर से या तालाब के अंदर से ऊपरी सतह पर आ गई हैं, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है ना। तो उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, हम फिर रेडी हो सकते हैं उसके लिए। तो देखिए, जो नुकसान होना है वो तो हो के रहेगा, लेकिन फिर भी हम उस नुकसान को रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक कम तो कर सकते हैं ना।
अपने आप को माल का नुकसान तो नहीं बचा सकते। खैर, अगर मान लीजिए भूकंप बहुत तेज़ तीव्रता से आने वाला है तो घर गिर जाएगा, लेकिन अगर हमें पता है कि भूकंप आने वाला है और उसकी तीव्रता ज़्यादा होने वाली है तो हम अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं, है ना। हम माल नहीं बचा सकते लेकिन जान की तो हिफाजत कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ आपको बता रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स की जो व्यवहार है, जो उनका बिहेवियर है, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कुछ ही ऐसे क्षेत्र होते हैं जिस पे लगातार भूकंप आते रहते हैं और जहाँ पे भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं और काफ़ी तेज़ मात्रा में आते हैं, मतलब काफ़ी तेज़ तीव्रता से आते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक न्यूज़पेपर की कटिंग टाइप की दी गई है, किस तरह से भूकंप आया भुज में 2001 में, है ना। किस तरह से शहर में आग लग गई उसके ही कारण, किस तरह से स्कूल प्रभावित हुए, है ना। ये सारी चीज़ें आप इसे पढ़ लेंगे, एग्जाम्स में नहीं आती हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपने सुनी होगी लेकिन आज आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पे ये बात हुआ करती थी। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, भूकंप जब आता है तो उसको नापा जाता है और उस यंत्र को जिसमें हम उसको नापते हैं, वो जो उसका एक पैमाना है जिस पे हम नापते हैं, उसे हम लोग भूकंप लेखी कहते हैं, ठीक है। अब भूकंप की गति कितनी तेज़ थी, भूकंप के अंदर कितनी पावर थी, कितना शक्तिशाली था वो, उसको हम लोग रेक्टर स्केल पर मापते हैं, ठीक है। तो अब आप दोनों को याद रखिएगा, अगर हम भूकंप को नापते हैं तो भूकंप लेखी पे नापते हैं और भूकंप की तीव्रता को नापते हैं तो रेक्टर स्केल पर नापते हैं। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब आप लोग न्यूज़ देखते हैं, है ना। जब भूकंप आता है तो बोलते हैं ना, इस बार सबसे तेज़ भूकंप आया, इस बार भूकंप की तीव्रता जो थी वो 6.9 थी। सुना है कभी ऐसा आपने? ये 6.9 क्या है और ये इतनी मुश्किल क्यों है, कौन सी जो है वो हाई होती है, कौन सी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, आज हम यहाँ पे इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 या इससे कम होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, उससे किसी भी तरह की कोई भी हानि नहीं होती है, ना जान की ना माल की, ठीक है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है, ठीक है, कितनी होती है? 5, तो उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो वस्तुओं को गिरा सकती है, क्षति पहुंचा सकती है, यानी कि नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। और उसके बाद वो भूकंप जिसकी तीव्रता 6 या उससे अधिक हो, 6.0 या उससे अधिक हो, ये बहुत शक्तिशाली होता है, जिससे जान माल सबका नुकसान हो सकता है ना भाई। पहाड़ क्या नाम है, बड़े बड़े मकान गिर गए, लोग उसके नीचे दब गए, मर गए, है ना। उसके बाद यहाँ आपको बताते हैं, अगर 7 तीव्रता यानी 7.0 तीव्रता का कोई भूकंप आता है या उससे अधिक भूकंप आता है तो वो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। अब देखिए, कभी अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो, लेकिन अगर आप भूकंप आता है तो अब आपको देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैम ये तो 5 पॉइंट का था, इसमें तो इतना नुकसान नहीं हुआ होगा, या मैम इस बार तो 2.4 का था या 2.5 का था, मैम ये तो बिल्कुल ना के बराबर है। या कभी अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर मान लिया 7 का, तो मैम कहीं वो हो, मैम इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस थे लेकिन बचा लिया गॉड ने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको इससे अंदाज़ा हो सकता है कि हम लोग किस तरह से इसको नापते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, भूकंप से बचाव की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ, ऐसी जगह जो हमें यकीन हो कि इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है, और अगर टूट भी जाती है तो उसके अंदर आपको सांस आती रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी ऐसे भूकंप का ख़तरा हो तो सबसे पहले अपने सर को कवर करना चाहिए, ठीक है। और ऐसी चीज़ से कि वो टूट के हमारे सर पे ना लगे, ठीक है ना, क्योंकि इंसान हाथ पैर में अगर चोट लगती है तो बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन सर पे लगी हुई चोट इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ उन चीज़ों से दूर रहे जो टूटने वाली है या जहाँ से आग लग सकती है, या कोई ऐसी चीज़ जो शीशे की है जो आपके चुभ जाए, आपको नुकसान पहुँचाए, है ना। पहले से तैयार रहे, यानी अपने दोस्तों को, अपने जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, उन सब में जागरूकता फैलाएं कि भाई आपदा कैसे आती है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, है ना, कैसे हम उसका सामना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, ये हमने मेनली पढ़ लिया आपका पहला, जिसमें आपकी जो कापन है वो ज़मीन के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की, जिसमें जो भी काम है वो ज़मीन के सतह पर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसमें मुख्य स्थलाकृतियाँ जो हैं वो आपकी क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको बता दिया गया है कि जो
अपेक्षा एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रियाएं होती हैं जो ज़मीन के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अपक्षय किसे कहा जाता है? जो आपके पृथ्वी के ऊपर शैल मौजूद है, पृथ्वी की सतह पर जो शैल मौजूद है ये आपस में टूटते हैं। ठीक है, और यही टूटने की जो प्रक्रिया है इसको ही हम लोग अपक्षय कहते हैं। अब बात करते हैं अपर्दन की। तो अपर्दन क्या होता है? जो भूदृश्य यानी ज़मीन के जो सबसे ऊपरी सतह है उसको जल, पवन या हिम जैसी जो चीज़ें हैं मतलब ये अपने साथ बहा के या उड़ा के ले जाती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। ठीक है, यानी घिसावट कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आता है इसमें नदी आकृति, है ना। तो सबसे पहले आकृति नदी की है। तो देखिए यहाँ आपको बताते हैं, जैसा आप सब जानते हैं कि नदियाँ जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक आपकी नदी होती है जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, वो हिमालय नदियाँ कहलाती हैं। और दूसरी नदियाँ वो होती हैं जो छोटी होती हैं और प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार की नदियाँ होती हैं, एक हिमालय नदियाँ होती हैं और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। ठीक है, फ़िलहाल हम लोग हिमालय वाली नदियों की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है कि जो नदी है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से बहुत तेज़ी से गिरती है कठोर शैल के साथ, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं इनसे टकराते हुए, तो ये जलप्रपात बनाती है। जी, ये आपको दिख रहा है जलप्रपात। ठीक है, ऊपर से गिरी नीचे और उसके बाद फिर ये प्लेन एरियाज़ में चली जाती है। अब जब ये प्लेन एरिया में जाती है, ठीक है, यानी कि जैसे आपका यूपी बिहार वाला एरिया में, तो जब ये प्लेन एरिया में जाती है तो ये क्या काम करती है? सबसे पहले ये ऐसे टेढ़े मेढ़े स्थानों में बहने लगती है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये टेढ़े मेढ़े स्थान होते हैं, ये जो इनकी कटिंग होती है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये विसर्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विसर्प कहलाते हैं। ये इनकी घिसावट ज़्यादा होती रहती है और इसके बाद जो है ये नदी से नदी को अलग कर देते हैं। तो ये छोटी सी झील टाइप की बन जाती है जिसको हम लोग चाप झील कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कि नदी जब बहती हुई आई तो वो ऐसे सांप के शेप में बहने लगी। सांप के शेप में बहती है तो ये जो कोने होते हैं इनकी घिसावट होती रहती है, इसे हम लोग विसर्प बोलते हैं। ठीक है, ये विसर्प की यहाँ देखिए आप पढ़ लेंगे यहाँ, तो विसर्प की जो घिसावट है वो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो उसको उससे अलग कर देती है। तो ये छोटी सी झील का निर्माण हो जाता है जिसे हम लोग चाप झील कहते हैं। ठीक है, कभी कदार क्या होता है, नदी जो है वो अपने पर्टिकुलर स्थान से हटकर पूरे फैल के बहने लगती है पूरे में, और जब ऐसा कुछ होता है तो इससे जो है बाढ़ आने के कारण हो जाता है। अच्छा, आप सब ने देखा होगा, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं और सिग्नेचर ब्रिज को घूमने गए हैं तो आपने देखा होगा नदी तो एक अलग स्थान पर, लेकिन उसके आजू बाजू, जैसे मान लीजिए ये आपका सिग्नेचर ब्रिज है, तो आपने देखा होगा कि नदी सिर्फ इतने में है, लेकिन इधर का पूरा एरिया और इधर का पूरा एरिया छोड़ दिया गया है। वहाँ पे कोई घर नहीं है, कोई रहता नहीं है। ऐसा क्यों? इस एरिया को बेटा हम लोग वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड का मतलब होता है वो एरिया जो नदी का छोड़ जाता है। क्यों? नदी अपनी जो जगह है वो बदलती रहती है। ठीक है, तो अब नदी का जब लेवल बढ़ता है तो बाढ़ आने का ख़तरा हो जाता है। अब अगर वहाँ पे लोग सटे में बिल्कुल रहने लगेंगे तो तबाही ज़्यादा होगी, इसलिए कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है नदी के लिए और उसके बाद आबादी को बसाया जाता है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि नदी जब अपने स्थान से बढ़ के बहने लगती है तो वो पूरे में फैल जाती है। ठीक है, और पूरे में फैल जाती है तो क्या करती है, वो अपने साथ जो मिट्टी है या जो अवसाद है उन सबको लेके आती है। ठीक है, और उसके बाद जब वो बिल्कुल प्लेन एरिया में आ जाती है और उसकी स्पीड भी थोड़ी धीरे हो जाती है तो वो अपने साथ लाई हुई चीज़ों को छोड़ती रहती है। तो इसी से ही बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो है ये तटबंदी कहलाते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। पूरा देखिए ये तटबंध होते हैं, यानी कि वो जगह जहाँ पे नदी कभी कदार आती है, जब या तो लेवल बढ़ जाए तब आती है या फिर अपना स्थान बदल ले तब आती है। ठीक है, तो अब आप सब जानते हैं कि जो ये नदियाँ हैं, चाहे प्रायद्वीपीय नदियाँ हों चाहे हिमालय वाली नदियाँ हों, ये सब निकलने के बाद जाके समुद्र में मिलती हैं। ठीक है, चाहे वो जाके इधर अरब सागर में गिरें, चाहे वो जाके इधर बंगाल की खाड़ी में गिरें। जनरली जितनी नदियाँ हैं वो सब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। कुछ नदियाँ हैं, शायद 5 के आसपास नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, अदरवाइज़ सारी नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। ठीक है, जब आप लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता चलेगा। अब बहरहाल अब ये नदी इतना लंबा प्रोसेस करते हुए आती है। अब आप जानते हैं, अगर हम अपने भारत का मैप देखें तो यहाँ ऊपर कश्मीर है और ये लास्ट में बिल्कुल जाके यहाँ पे आपको मिलता है। तो इतना रास्ता वो झेलती हुई आती है, अलग अलग आबादी, अलग अलग वो आपके ब्रिज वगैरह से होती हुई।
तो क्या होता है कि ये नदी जो है जब ये समंदर तक पहुंचती है तो इनका प्रवाह जो है वो धीरा हो जाता है, इनका जो फ़्लो है, जो ये बहने की ताकत है, ये भी स्लो हो जाती है और जो ये नदी है वो विभिन्न विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं कि हिमालय से मुख्य नदी ये निकली, लेकिन यहाँ अलग बढ़ गई, यहाँ अलग बढ़ गई, ऐसे बढ़ती चली जाती है। जैसे आप जानते हैं गंगा नदी है, गंगा नदी आई वो अलग हो गई, यहाँ आके यमुना बन गई, उसके बाद फिर जाके वापस गंगा में मिल जाती है, तो यमुना जो है सहायक नदी कहलाती है ना। तो इसी तरह से क्या है कि नदियाँ जो है ये मतलब खुलती जाती है। ठीक, अब जो ये इस तरह से नदियाँ जो धीरी हो जाती है और जो ये इस तरह का जाल बनाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वितरिका। ठीक है, वितरिका कहा जाता है। अब इन नदियों की जो गति है वो धीमी होती जाती है और अपने साथ लाए गए जो इनका साथ लाया हुआ मलबा होता है ये उसे साइड में छोड़ के समुद्र में गिरती है। तो जो ये मलबा छोड़ती है तो ये बीच में जो है डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है, डेल्टा का। ठीक है, यानी आप देखिए यहाँ से नदी आई, अब ये नदी इधर समंदर में गिरेगी, तो ये देखिए ये आप जो देख पा रहे हैं ना, ये एक तरह से डेल्टा बन गए। नदी ने लाके अपने साथ जो लाए हुए चीज़ें उनको छोड़ दिया और पानी जाके समंदर में मिल गया, तो ये डेल्टा कहलाते हैं। तो ये तो होता है नदी। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो आपकी बुक है ना इसमें हर चीज़ का ना इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब जब आप आगे क्लास में जाएंगे तब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे, तब आप और अच्छे से जान पाएंगे। अभी आपको लगेगा मैम ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन बेटा कंफ्यूजिंग नहीं है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें, अपनी बुक को पढ़ें। अब तो आप लोगों को स्कूल रीओपन हो गए हैं, आई डोंट नो वर्कशीट क्यों नहीं आ रही है, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है वर्कशीट के रिगार्डिंग, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आने लगेगी आपकी वर्कशीट। बहरहाल आपको स्कूल से कोर्स वगैरह मिलने लगे हैं, तो अगर आपके पास बुक्स है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे रीडिंग करें, क्योंकि मैं आपको एक जर्नली समझाती हूँ, पूरी तरह से डिटेल में तो नहीं बता सकती ना मैं, बहुत लंबी, वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अभी भी लगभग आपकी वीडियो 22 मिनट के करीब की हो चुकी है, अभी क्वेश्चन आंसर्स भी बताने हैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए आप लोग इसे खुद से भी पढ़ा करें। अब हम बात करते हैं समुद्र की, तो समुद्र में भी इस तरह की ना चट्टानी होती हैं बीच बीच में। तो बताते हैं समुद्र तरंगे क्या करती है, तो वो पानी जो है वो हमेशा घिसावट करता है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल दिमाग में रख ले, पानी, हवा, ये सब घिसावट करते हैं अपने साथ टकरा टकरा के। ठीक है, तो समुद्र में क्या होता है, वो इस तरह से छेद कर देते हैं, ये भी अपरदन करते हैं। ठीक है, अब क्या है, समुद्र की जो तरंगे हैं वो उसके अंदर छेद कर देती हैं, जिसे हम लोग समुद्री गुफा कहते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। उसके बाद गुफा क्या होता है, वो इतना ज़्यादा उसके अंदर अपरदन होता है, इतना ज़्यादा वो उसका निष्पेक्षण करते हैं कि वो घिस घिस के नीचे का जो हिस्सा होता है वो ख़त्म हो जाता है। भाई गुफा कोई गोल चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, अब अगर उसी गोल चीज़ के वो नीचे का हिस्सा हम हटा दें और वो ऐसे बन जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महराब कहते हैं। ठीक है, महराब ये अरबिक का वर्ड है, ये मतलब फ़ारसी से रिलेटेड है, जो ऐसा दर के डिज़ाइन बनाई जाती है, महराब है ना। तो ये महराब की डिज़ाइन ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये देखिए बिल्कुल टूट के अलग हो जाते हैं। जब ये अलग हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा और कोई बहुत बड़ी चीज़ इसमें है नहीं फ़िलहाल, बस इसमें यही चीज़ है क्योंकि समुद्र के अंदर और कोई बहुत चीज़ें होती नहीं है, वहाँ सिर्फ एक आध शैल ही होते हैं जिनके साथ वो इसी तरह से घिसावट करती है कि पहले वो छोटा सा उसमें गुफा बनाती है, उसके बाद उसकी इतनी घिसावट करती है कि वो महराब बन जाते हैं। एंड ऑफ द डे वो 2 हिस्सों में टूट जाते हैं, और जब 2 हिस्सों में टूटते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, स्टैक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमालय की। तो अब हिमनद की का अगर हम बात करें, यानी बर्फ़ की बात करें, बर्फ़ की नदियों की बात करें, तो क्या होता है, ये कठोर चट्टानों के बीच से निकलती हैं, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब ये थोड़ा सा गर्म होने की वजह से पिघलती हैं, है ना, तो क्या करती हैं, ये गहरे उसमें होती हैं और ये पर्वतीय क्षेत्र में पिघलती हैं। जैसे ही जल उभरता है तो ये सुंदर झीलों के रूप में बदल जाती हैं। ठीक है, और जब ये अपने साथ आती हैं तो ये अपने साथ छोटे बड़े पत्थर, रेत, मिट्टी, ये सब चीज़ें लेके आती हैं, और जो बाद में जिस जगह पे वो छोड़ती हैं उसको हम लोग हिमनद, हिमोड कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण करती हैं, जो कि अधिक उपजाऊ है। उसके बाद अगर हम बात करें पवन की, यानी हवा की, तो पवन जो है इसका काम मेनली रेगिस्तान में होता है, क्योंकि रेगिस्तान में रेत है, इजीली उड़ती है। बाकी जगहों पे आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो आसानी से उड़ सके, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल रेत का देते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है कि रेगिस्तान में पवन जो है वो सबसे ज़्यादा अपरदन करती है। ठीक है, अब क्या करती है, आपने इस तरह से ये देखिए, ये आपको जो मशरूम होते हैं ना छात्र, तो उसके आकार के ये आपको रेत के टीले मिलते होंगे, अगर आपने कभी रेगिस्तान देखा है तो।
इसको हम लोग छात्रक शेल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हवा होती है वो अपने साथ हल्की रेत को उड़ा के ले जाती है जब उसकी गति तेज़ होती है, लेकिन जैसे उसकी गति धीरे होने लगती है तो वो रेत को एक ही स्थान पर जाके छोड़ देती है। अब जहाँ से उड़ा के ले गई वो हिस्सा तो नीचे हो गया, अब जहाँ जाके छोड़ेगी वो हिस्सा पहाड़ जैसा बन जाएगा। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है, और जब बालू के कण जो है वो महीन और हल्के हो जाते हैं तो वायु इनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। यानी भाई जाहिर सी बात है, आपको भी अगर कोई भारी चीज़ दी जाए तो आप कहेंगे मैम हम थक गए, 10 मिनट भी नहीं उठाएंगे और कहेंगे मैम अब हम थक गए भाई, है ना। लेकिन वहीं आपको कोई हल्की चीज़ दे दी जाए, आप कहेंगे ठीक है मैम बताइए कहाँ तक चलना है, हम चल रहे हैं आपके साथ, है ना। तो वही चीज़ है, जब रेत है भारी होती है तो हवा उसे ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाती, लेकिन वही रेत के कण अगर जब हल्के हो जाते हैं, महीन हो जाते हैं तो वो उसे दूर तक ले जाती है। और जब ये बालू के कण दूर तक जाते हैं, विस्तृत क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। ठीक है, और चीन में लोएस निष्पेक्षण पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं। अब ये आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर हैं, तो आपके जहाँ तक प्रश्नोत्तर हैं इसको हम करेंगे, टिक मार्क है इनको करेंगे। इसके बाद यहाँ आपकी मैचिंग, कारण बताइए, ये सब हम करेंगे। लेकिन क्रियाकलाप जो है ये अगर आपके टीचर्स कहते हैं तो आप करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर देंगे। वैसे इसमें कुछ खास करना नहीं है। यहाँ पे कौन सी आकृति दी गई है इसको देखना है, और यहाँ पे अपर्दन और निष्पक्षण के क्या प्रकार है, किस प्रकार से ये होती है, इसका क्या कारण है, और होती भी है कि नहीं होती। ठीक है, बस आपको ये करना है। मैंने चैप्टर इतने अच्छे से समझा दिया, उम्मीद करती हूँ आप लोग कर लेंगे फटाफट। और यहाँ देखिए आपको नीचे पहेलियाँ कुछ दी गई हैं, ये देखिए देख पा रहे होंगे आप, बॉक्स में ही आपको कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इनके उत्तर देने हैं, तो ये भी आप कर लेंगे। वैसे ये सब इंजॉयमेंट के लिए होते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप इसे चैप्टर को पढ़ेंगे अपने आप से और उसके हिसाब से इनके आंसर्स देंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं, आंसर को आपको बताती हूँ, जल्दी जल्दी समझाऊंगी, फिर आप लोग उसे कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, लर्न करेंगे। अगर देखिए बेटा आप लोगों को बोर हो जाते हैं वीडियो देखते देखते, तो आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लिया करें, फिर जब आपका दिल करे आप उसे देख सकते हैं, है ना। चलिए फिलहाल अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है प्लेटें क्यों घूमती हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़ के आ चुके हैं कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है उसके कारण ये जो आपकी प्लेटें हैं ये घूमती रहती हैं। ठीक है, और ये धीमी गति में चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं। और अगर हम बात करें तो ये एक साल में कुछ मिलीमीटर हिल पाती हैं, मतलब इतना कि अगर आपको उनका ये देखना है कि वो कितनी दूर हुई, तो कम से कम आपको डिफरेंस नापने के लिए कम से कम 1000 साल 2000 साल बाद जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन लिखा है बहिर्जनित और अंतर्जनित बल क्या है। तो ये दोनों भी अभी मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे कि बहिर्जनित जो बल होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है। ठीक है, और जो अंतर्जनित होता है, अंतर्जनित जो है वो पृथ्वी के अंदर होता है, और जो आपके बहिर्जनित होता है वो पृथ्वी की सतह पर होता है। ठीक है, और इसके उदाहरण भी हमने जान लिए थे कि बहिर्जनित के अंदर यानी कि जो आपका अंतर्जनित है उसके अंतर्गत क्या आता है, आपका अंतर्जनित में आपको मिलते हैं भूकंप आना, है ना, भूसंखलन का होना या ज्वालामुखी का फटना, ये सारी चीज़ें। और जो आपका बहिर्जनित है यानी जो बाहर की तरफ से होता है उसमें आपको पता, आपने पढ़ा था कि जो घिसावट वगैरह होती है, अपर्दन वगैरह, वो है ना। तो ये आप जान चुके हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन असली में पता है क्या हो गया है, क्वेश्चन में ये दे रखा है बहिर्जनित और अंतर्जनित, इसीलिए मैंने पहले बहिर्जनित बताया, लेकिन ये आंसर उल्टा कर रखा है ना, तो खैर आप इसे सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बता दिया गया है कि अपर्दन क्या है। तो ये भी हम लोग जान चुके हैं कि भूपृष्ठ की जो सबसे अच्छी लेयर होती है, जो उपजाऊ लेयर होती है, वो हवा, पानी या हिम के ज़रिए, इन घटकों के द्वारा क्या होता है, वो जब ये घटक आते हैं हवा पानी, ये अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं उस चीज़ को, या बहा के ले जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर का जो हिस्सा घट जाता है, जो उसमें कटाव और छटाव होता है, उसी को हम लोग अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन लिखा है बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो आप बता देंगे कभी कभी नदियाँ जो हैं वो अपने तट से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप जो आपके उसके बराबर वाला एरिया होता है वहाँ पे क्या आता है, बाढ़ आ जाती है।
बाढ़ के कारण नदी के तट के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन पट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमाव करने लगती है, यानी कि वहाँ पे कुछ जो भी पदार्थ वगैरह वो वहाँ जमा होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। तो ऐसी मिट्टी एवं ऐसे जो अवसाद होते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम अवसाद कहते हैं। और इसमें जो समतल उपज उपजाऊ होती है वो उस मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ ग्रस्त मैदान कहते हैं। आ रही है बात समझ में? कि मतलब जैसे कि नदी के बहने का हिस्सा ये है, लेकिन क्या हुआ, नदी जो है अपने हिस्से से ज़्यादा में बहने लगी, लेकिन जब उसके बाद वो जब छोटी हो जाती है, वापस अपने जगह पे आती है, तो जो उसके मिट्टी विट्टी होती है वो सब वही छोड़ जाती है। इन जो मिट्टियाँ ये छोड़ी इसे हम बोलते हैं अवसाद। लेकिन अब जिस मैदान पे इसने मिट्टी छोड़ी इसको हम लोग बोलते हैं बाढ़ग्रस्त मैदान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, बालू टिब्बा क्या है। तो आपने अभी जाना कि जब हवा रेत को उड़ा के ले जाती है, जो रेत हल्की होती है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ा के ले जाती है। ठीक है, जहाँ पे हवा का बहाव कम हो जाता है तो वो उस रेत को उस जगह पे छोड़ देती है। ठीक, जहाँ पे वो छोड़ती है वहाँ पे एक ऐसे करके ना गोल आकार आपके मशरूम जैसे शेप की बन जाती है। ठीक, यही जो है यही आपको क्या कहते हैं, हम लोग बालू टिब्बा कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ लिखा है, समुद्री पुलाइन का निर्माण कैसे होता है। तो आप बता देंगे कि जब समुद्र किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुलीन कहते हैं। आगे समझ में, जैसे नदी में भी हम लोग ने पढ़ा था ऐसे ही समुद्र में भी हो जाता है, तो ये उसको ही हम लोग पुलीन कहते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर तो वो आइलैंड बन जाएगा, आप जानते हैं, है ना। लेकिन ये ज़्यादा बड़े नहीं होते इसलिए हम इन्हें पुलीन कहते हैं। अब बात करते हैं चाप झील की। तो चाप झील के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सांप जैसे टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ होती हैं, फिर उनके जो साइड वाला एरिया होता है वो कट जाता है, तो फिर उससे ना एक अलग से झील का निर्माण, ये साइड वाला जो एरिया होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं ना। तो विसर्प कट जाता है तो क्या है, वो कुछ पानी को अपने पास अलग से ले लेता है, झील से अलग कर देता है उसको। ठीक है, जो झील से अलग नदी से अलग कर देता है, जब नदी से वो अलग हो जाता है तो वो क्या बन जाती है आपकी, वो झील बन जाती है। तो ये छोटी झील होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग चाप झील कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सही गलत आपको करना है कि आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से जो सही है उसको आपको टिक लगाना है। तो लिखा है, इनमें से कौन से समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो जाहिर सी बात है शैल, क्यों, किनारा भी समुद्र में होता है, समुद्री गुफा भी समुद्र में होती है। उसके बाद अगला आपको क्वेश्चन लिखा है, हिमनद के निष्पेक्षण की विशेषता क्या है। तो क्या है इसके, हिमोड़। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हिम नदी जो आपके पिघले हुए बर्फ़ का बनता है ना, ग्लेशियर्स वगैरह, है ना, तो उससे जो मैदान का निर्माण होता है वो हिमोड़ कहलाता है। ठीक है, बाढ़ करित नदी से बनता है और पुलीन समंदर से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको दिया गया है, पृथ्वी का आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है। तो आकस्मिक गति यानी कि जो अंदर से होती है तो उसे हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी। कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, छात्र शैल पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती है, हम सब जानते हैं रेगिस्तान में पाई जाती है। इसके बाद देखिए चाप झील यहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, ये नदी घाट में पाई जाती है। तो देखिए अभी हमने आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से देखा है तो ये सारे आंसर आप खुद ही कर लेंगे, आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो चैप्टर को नहीं देखते हैं, फटाफट आ जाते हैं कि मैम हम जल्दी जल्दी आंसर कर लें, तो देखिए ये तो गलत बात भी है एक तो, और दूसरी चीज़ ये है कि फिर आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, और नॉलेज नहीं बढ़ेगी तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, है ना। तो आप लोग चैप्टर्स को भी पढ़ा करें ताकि आपको नॉलेज आए। अब यहाँ देखिए लिखा है कि आपको जोड़े मिलाने हैं। तो देखिए ये आपको मैचिंग दी गई है। अब आपको बताना है कि हिमनद क्या है, विसर्प क्या है, पुलीन क्या है, बालू टिब्बा क्या है, जलप्रपात क्या है और भूकंप क्या है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट मिला लेंगे। देखिए हिमनद का मतलब क्या होता है, बर्फ़ की नदी। ठीक है, विसर्प क्या होता है, विसर्प जो है वो नदियों के अंदर होता है। पुलीन कहाँ होता है, पुलीन आपका समुद्र तट में होता है। ठीक है, बालू टिब्बा कहाँ होता है, ये आपका रेगिस्तान में होता है। ठीक है, अब भूकंप क्या है, भूकंप आपका जो है वो पृथ्वी का कापन है। और जलप्रपात क्या है, ये आपका कठोर संस्तर शैल है। तो ये मैंने मैचिंग करा दी, बाकी ये शैल यहाँ शैल कह रही हूँ, बाकी ये मैचिंग आपको यहाँ की कराई मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, कारण बताइए, है ना, कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसको होने का क्या रीज़न है।
लिखा है कुछ शैल छात्र के आकार के होते हैं, यानी कि कुछ शैल जो है वो आपके इस तरह से मशरूम जैसे शेप के होते हैं। तो क्यों होते हैं, इसका क्या रीज़न है, तो देखिए यहाँ लिखा है कि ऐसा इसलिए होता है जो रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में हवा, आपने अभी पढ़ा कि रेगिस्तान में हवा जो है वो अपने साथ हल्की रेत को उड़ा के ले जाती है, और फिर उसके बाद जब वो हल्की हो जाती है, जब उसके अंदर की ताकत जो है वो कम हो जाती है तो वो उसे नीचे गिरा देती है ना। तो इस तरह से वहाँ पे भी एक उसका निर्माण हो जाता है। ठीक, बाकी देखिए यहाँ पे आपको और भी बता दिया गया कि यह चलने वाली रेत वही सारी चीज़ें कि घिसावट करती है और किस तरह से होता है। ठीक है, कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है बाढ़ग्रस्त मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसके काफ़ी रीजन्स हो सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ 3 दिए गए हैं। क्या लिखा है, बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार कर अपने आसपास के क्षेत्र में जलमग्न कर देती है, यानी और आसपास की, यानी कि जो आपकी मेन नदी है ये अपना ये एरिया छोड़ के इधर और इधर फैल जाती है। भाई पानी ज़्यादा होगा तो वो फैल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ऐसे फैल जाती है तो उसमें ना मलबा होता है, अवसाद होता है, जो बहुत ज़्यादा घिस जाता है, बहुत ज़्यादा प्योर हो चुका होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, तो जब वो फिर बाढ़ का जब लेवल कम होता है, पानी अपनी जगह वापस जाता है, तो सिर्फ पानी वापस जाता है, वो अपने साथ लाए हुआ मलबा वापस नहीं ले जाते हैं। ठीक है, वही जो मलबा होता है वही इकट्ठा हो जाता है, और जब वो इकट्ठा होता है तो वही आपका क्या बन जाता है, अवसादों के या मलबा जो है वही आपका इकट्ठा होकर एक बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण करता है, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन आपको दिया है, समुद्री गुफा सेट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो आप जानते हैं कि समुद्री गुफा होती है पहले, ठीक है, फिर उसका और अपर्दन होता है और निष्पेक्षण होता है और ज़्यादा घिसावट होती रहती है, फिर वो मेहराब में बदल जाती है, फिर घिसावट इतनी बढ़ जाती है कि वो 2 हिस्सों में टूट जाती है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिया गया कि उसको जो है वो मेहराब कहते हैं, और फिर उसके बाद जब वो 2 हिस्सों में टूट जाती है, दीवार जैसी आकृति में आ जाती है, तो उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखा है भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, तो ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी अंदर से कांपने लगती है ना, जो भूमि हमारी जो स्थल मंडल है वो पूरा नीचे से कांपने लगता है, और इमारतों की जो नींव है वो सब कहाँ होती है, ज़मीन के अंदर होती है, और उस कांपन की वजह से वो कांपन बहुत तेज़ होता है। हम लोग ने पढ़ा ना, उसकी तीव्रता अलग अलग तरह की होती है। तो जाहिर सी बात है, जब ये इमारतें गिरने की बात कर रहे हैं तो ये 6.0 वाली तीव्रता से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये बहुत शक्तिशाली होता है और इससे इमारतें गिर जाती हैं। लेकिन अधिकांश इमारतें ऐसी होती हैं जो भूकंप रूपी होती है, जो रोधी होती है, और फिर वो नहीं भी गिरती हैं। ठीक है ना, उनको उनकी नींव वगैरह काफ़ी अच्छे से बनाई जाती है, और जनरली जो आपकी इमारतें ऐसी होती हैं ना, जहाँ पे जो एरिया जहाँ भूकंप ज़्यादा आने वाला होता है, वहाँ की इमारतें भी उसी हिसाब से बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।